गाइस, आज हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जब कि लाइफ किस तरह से ओरिजिनेट हुई, उस बेस पे किस किस साइंटिस्ट के क्या क्या अपनी अपनी बातें रही और क्या क्या वो कहना चाहते थे, उन्होंने अपने अपने क्या क्या व्यूज़ दिए इस बातों पे। ठीक है, क्या क्या बोला उन्होंने। सबसे पहले एक थ्योरी दी गई, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। नाम से पता चल रहा है कि किसी एक स्पेशल क्रिएशन ने पूरी की पूरी जो है अर्थ को, पूरी पूरी लाइफ जो है ओरिजिनेट की। सिंपल सी बात, बाय गॉड। ठीक है, कुछ मानते हैं कि गॉड ने जो है लाइफ को ओरिजिनेट किया, और यही कहलाई थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जिसमें आप पढ़ते हैं कि किसी किसी का कहना है कि जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने क्या किया, पूरी लाइफ को ओरिजिनेट किया। या फिर कहते हैं कि दो जो हैं, एक लेडी एंड एक मैन जो है धरती पे भेजे गए। नाम नहीं याद, आई थिंक मन्नू कुछ श्राद्धा कुछ ऐसा नाम था। तो उन्होंने जो है आगे लाइफ को ओरिजिनेट किया, लाइफ को पूरा वेल डेवलप किया। एंड लेकिन इस थ्योरी में जो किसी तरह कोई साइंटिफिक सपोर्ट नहीं था, नो साइंटिफिक सपोर्ट, तो इसीलिए इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो अगली नेक्स्ट थ्योरी आई उसके बाद, ए बायोजेनेसिस, या फिर थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन एंड या फिर ऑटो बायोजेनेसिस। नाम से पता चल रहा है कि ए बायोजेनेसिस मतलब बायोजेनेटिकली नहीं हुआ, ए बायोजेनेटिकली हुआ। इस थ्योरी के अंदर दो साइंटिस्ट थे, वोन हेलमोंट एंड एरिस्टोटले। तो इनका क्या कहना था, वोन हेलमोंट का कहना था कि जो लाइफ है वो ए बायोजेनेटिकली आई है। लाइफ originated ए बायोजेनेटिकली, लाइफ जो है ए बायोजेनेटिकली आई है। ठीक है, एंड ओनली फ्रॉम मतलब किससे, नॉन लिविंग से। किससे आई है, नॉन लिविंग से आई है, किसी भी डिकेइंग या फिर रोट मटेरियल से आई है। वहीं इन अरिस्टोटले का कहना था कि जितने भी वॉर्म्स आए हैं, वॉर्म्स या फिर जितने भी इंसेक्ट्स हैं, वो किससे आए हैं, वो आए हैं सोइल से। सोइल भी एक बायोटिक फैक्टर ही है। ठीक है, तो वहीं वोन हेलमुट का एक और कहना था कि अगर जो है हमें माइस प्रोड्यूस करने हैं, तो माइस जो है आ सकते हैं किससे, अगर हम ह्यूमन स्वेट एंड वीट को इकट्ठा रख दे कुछ दिनों के लिए, तो उससे जो है माइस डेवलप हो सकते हैं। ये वोन हेलमुट का कहना था। तो इसीलिए इसने कहा था कि लाइफ जो है ए बायोजेनेटिकली आई है, लेकिन ये बात जो है गलत थी। इसको जो है रॉन्ग प्रूफ कर दिया फ्रांसिस्को रेडी ने, रिजेक्टेड बाय। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि ए बायोजेनेसिस जो थ्योरी थी, या फिर थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन जो थ्योरी थी, उसको किसने रिजेक्ट किया। तो रिजेक्ट किया इसको फ्रांसिस्को रेडी ने, इसको रिजेक्ट कर दिया। तो उन्होंने एक अगली जो है नई थ्योरी दी, उसका नेक्स्ट थ्योरी हमारी बायोजेनेसिस, जिसे फ्रांसिस्को रेडी एंड पाश्चर ने दी थी। तो फ्रांसिस्को रेडी ने जो है अपना एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। इस थ्योरी का कहना था कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है, सिर्फ और सिर्फ किसी चीज़ से नहीं आई। लाइफ जो अब न्यू लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आई है, ये फ्रांसिस्को रेडी का कहना था, जिससे उसने एक्सप्लेन भी किया। उन्होंने क्या लिया, उन्होंने 3 जार लिए, जिसमें उन्होंने मीट रखा। मीट उन्होंने अच्छी तरह से उसको बॉईल किया, मतलब अच्छे से वो पका के, तो उन्होंने जो है एक जार के अंदर उस मीट को रखा। एंड एक जार पे उसने क्या किया, एक जार पे उसने उसको वेल कवर कर दिया, बिल्कुल वेल कवर्ड मसलिन क्लॉथ उसको वेल कवर्ड कर दिया। दूसरे जार में उसने पर्चमेंट पेपर लगाया, एंड थर्ड जार था वो बिल्कुल ओपन था। ठीक है, तो उसने कुछ दिनों बाद ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे फ्लाइज आई, हाउस फ्लाई या फिर कुछ और इंसेक्ट कह सकते हैं, उस मीट को देख के। तो तब वहाँ पे उसने देखा कि जो पहले वाला जार था उसमें कोई किसी तरह की लाइफ नहीं थी, सेकंड वाला जार था उसमें भी कोई फ्लाई नहीं थी, अंदर कोई फ्लाई नहीं गई हुई थी, और अंदर किसी तरह कुछ डेवलप भी नहीं हुआ था। एंड जो थर्ड था, उसने थर्ड वाले में देखा, उसने देखा कि वहाँ पे जार के अंदर कुछ छोटे छोटे एग्स थे, या फिर हाउस फ्लाई के जो थोड़े छोटे छोटे बेबीज़ प्रेजेंट थे। ठीक है, तो यहाँ पे उसने ये प्रूफ कर दिया कि जो लाइफ है, जो न्यू लाइफ आई है, मतलब वो एग्स और न्यू बेबी की बात करते हैं, वो जो न्यू लाइफ आई है वो इन प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आई है। क्योंकि इन 2 जार में देखो, इन 2 जार में कहीं भी किसी में भी कोई न्यू लाइफ ओरिजिनेट नहीं हुई थी, क्योंकि इसके अंदर हाउस फ्लाई जा ही नहीं पाई। तो इससे यही प्रूफ होता है कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आई है। इस एक्सपेरिमेंट से वेल डेवलप प्रूफ हो गया कि जो लाइफ वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आई है, किसी भी तरह के मतलब किसी तरह के नॉन लिविंग चीज़ से नहीं
आई, मतलब इस रोटन मीट के अंदर अपने आप से कुछ डेवलप नहीं हुआ। ठीक है, अगर से कुछ डेवलप हो जाता तब ये बात रॉन्ग प्रूफ हो जाती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लाइफ तो उसमें थी जो ओपन था, और ओपन था और तभी उसके अंदर हाउस फ्लाई आ पाई, अंदर आई, तो अंदर आके उन्होंने एग्स वगैरह ले किए, तो वहीं से न्यू लाइफ ओरिजिनेट हो गई। तो ये वहाँ पे उसने अपनी बात प्रूफ करी। तो वहीं पाश्चर का भी अपना कहना था। पाश्चर ने क्या लिया था, पाश्चर ने एक फ्लास्क लिया था, उस फ्लास्क को क्या किया उसने, बॉईल किया, उस फ्लास्क की नेक को उसने बॉईल किया। मान लो यहाँ पे बर्नर है एंड उस फ्लास्क की जो नेक थी उसने उसको बॉईल किया, जिसने बॉईल करने से उसकी शेप कुछ एस शेप बन गई। क्या बन गई, एस शेप बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे जब उस फ्लास्क के एस शेप बन गई, उसके अंदर जो है कुछ मटेरियल प्रेजेंट था, उसके अंदर न्यूट्रिटिव सॉल्यूशन प्रेजेंट था। क्या था इसके अंदर, न्यूट्रिटिव सॉल्यूशन प्रेजेंट था इस फ्लास्क के अंदर, और उसने इस तरह से कर दिया, उसको बर्न किया, हीट किया उसको। तब यहाँ पे क्या देखा गया, तब उसने जब यहाँ पे देखा, उसने इस पॉइंट पे देखा तो यहाँ पे किस तरह कोई लाइफ नहीं थी, लेकिन जब उसने इस फ्लास्क की नेक को तोड़ दिया, यहाँ से उसने उसको जब तोड़ दिया, कहीं से भी तोड़ दिया, तो वहाँ पे उसने इस पॉइंट पे, मान लो इधर से तोड़ा तो इस पॉइंट पे उसको लाइफ दिखी, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भी यही कहना था कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आई है। लेकिन ओवरऑल जो इन दोनों की जो बातें थी, जो बायोजेनेसिस जो थ्योरी थी, वो भी नहीं एक्सेप्ट की गई। एंड लास्ट थ्योरी आई मॉडर्न थ्योरी। सो यहाँ पे मॉडर्न थ्योरी ने क्या कहा, मॉडर्न थ्योरी जो है ओपेरियन और हार्डे ने दी थी। तो उन्होंने इस थ्योरी में कहा था कि जो प्रिमिटिव लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर बॉडीज, जो प्रिमिटिव लाइफ है वो वाटर बॉडी से आई है ऑन प्रिमिटिव अर्थ। ठीक है, फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और आई कहाँ से है, ऑर्गेनिक नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई है, लाइक आरएनए और प्रोटीन से बनी है। बाय केमिकल इवोल्यूशन का नाम क्यों लिया है, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही पूरी लाइफ ओरिजिनेट हुई है वाटर बॉडीज़ के अंदर, बाय नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक आरएनए एंड प्रोटीन। तो इसके अंदर, इस थ्योरी के अंदर हम कई सारे स्टेप्स पढ़ते हैं। तो पहला स्टेप आता है हमारा कीमोजेनी। कीमोजेनी मतलब केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन के अंदर क्या होता है, केमिकल इवोल्यूशन मतलब जितनी भी जो लाइफ है, मतलब केमिकली आना। जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट थी, कार्बन प्रेजेंट थी, ऑक्सीजन प्रेजेंट थी। ऑक्सीजन ऐसे नहीं प्रेजेंट थी, ना ही नाइट्रोजन, मतलब जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया के फॉर्म में प्रेजेंट थी, कार्बन जो है वो मीथेन की फॉर्म में प्रेजेंट था, एंड ऑक्सीजन जो है वाटर की फॉर्म में प्रेजेंट था। मतलब यहाँ पे फ्री ऑक्सीजन नहीं था। ठीक है, फ्री ऑक्सीजन नहीं था, वो वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट था। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा उस टाइम का एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग टाइप का था। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग टाइप का नहीं था, रिड्यूसिंग टाइप का था। तो यहाँ पे क्या हुआ, केमिकल इवोल्यूशन की अगर हम स्टेप्स पढ़ें तो इसमें क्या हुआ, हमारे एटमॉस्फेयर में सब चीज़ें प्रेजेंट थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, रेनिंग होने लगी काफ़ी ज़्यादा। क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा रेनिंग हुई, कई सालों तक रेनिंग होती गई। रेनिंग की वजह से जितने भी जो हमारी कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में, वो सारे जो हैं धरती पे आ गए। धरती पे जो है काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे बन गए, लाइक डिप्रेशंस बन गए काफ़ी ज़्यादा। रेनी की वजह से कह सकते हैं, पहले डिप्रेशन पहले भी थे, लेकिन और डिप्रेशन बढ़ गए, जिसके अंदर काफ़ी सारा वाटर कलेक्ट हो गया, वाटर आ गया, और वो बाद में जो है कंप्लीट चेंज हो गई, किसके अंदर, ओशंस कहलाए गए। वो काफ़ी बड़े बड़े डिप्रेशन से जिसके अंदर वाटर फिलअप हो गया था, वो बाद में ओशन कहलाया गया। और इसके अंदर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स या मिनरल्स सारे इसके अंदर प्रेजेंट आ गए थे वाटर के अंदर। एंड जितने भी मिनरल्स थे एंड जितने भी मॉलिक्यूल्स थे, वो सारे आपस में कंबाइंड हो गए। क्या हो गया, आपस में वो कंबाइंड हो गए, और कंबाइंड हो के उन्होंने सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन की। किसकी फॉर्मेशन की, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड की उन्होंने फॉर्मेशन कर दी। वहाँ पे सारे कंबाइन हो गए, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड की यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई। और हमारे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सिंपल शुगर, अमीनो एसिड्स, ठीक है, ये सब चीज़ें सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं। तो मतलब सबसे पहले हमारा क्या बन गया, सिंपल शुगर बना और अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, एंड और जितने भी फ्री सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो सारे के सारे उस वाटर बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होते गए, क्योंकि उस टाइम ये लाइफ ओरिजिनेट हुई थी, तो इस टाइम पे किस तरह कोई कंज्यूमर प्रेजेंट नहीं था, ना ही कोई ऑक्सीजन था जो उनको डिकम्पोज कर सके, ठीक है, जो उनको ख़त्म कर सके। तो इसी वजह से सारा का सारा जो कंपाउंड है वो वाटर के अंदर इकट्ठा होने लग गया। तो उस टाइम पे तो जो उस टाइम पे जो ओशन की जो कंडीशन थी, तो वो जस्ट लाइक अ सूप थी। जो हम सूप पीते हैं ना, सूप में कितनी चीज़ें मिली होती हैं। तो इसी वजह से अकॉर्डिंग टू हार्डेन, तो हार्डेन ने उस ओशियन को एक नाम दे दिया, हॉट, थिन
सूप, उसे सूप बोल दिया गया या फिर ब्रोथ कह सकते हैं, ठीक है। उसका एक नाम रख दिया गया हॉट थिन सूप या फिर ब्रोथ, उस ओशन में जिसके अंदर काफ़ी सारे तरह के सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट थे, ठीक है। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जितनी भी सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो सारे पॉलीमराइज हो गए आपस में, सारे के सारे पॉलीमराइज हो गए और एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर दी, लाइक पॉलीसेकेराइड बन गया। फिर जितने भी अमीनो एसिड्स थे वो सारे पॉलीमराइज हो गए और पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन कर दी। तो इसी तरह से कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। तो इसके बाद जो है ओपेरिन और सिडनी फॉक्स नए साइंटिस्ट आए। then उनके बाद उन्होंने क्या कहा, उन दोनों ने एक डेफिनेशन दी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बायोजेनेटिकली बने हैं प्रिमिटिव अर्थ पे, लेटर टेंडेड टू एक्यूमुलेट, जो एक्यूमुलेट होते गए उस बड़े से ओशन के अंदर, वो सारे एक्यूमुलेट होते गए और एक लार्ज कोलोइडल सेल लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन की। सेल लाइक थी, सेल नहीं थी, सेल की तरह थी लेकिन नॉन सेलुलर थी। प्रीबायोटिक एग्रीगेट्स की फॉर्मेशन की, जिसे हम प्रोटोबायोन्ट्स बोलते हैं। प्रोटोबायोन्ट्स मतलब लाइफ से पहले की जो सेल जैसी स्ट्रक्चर आई, ठीक है, सेल जैसी स्ट्रक्चर आई, तो उसे हम नाम दिया प्रोटोबायोन्ट्स। लेकिन मेन डिफरेंस यहाँ पे ये आया कि ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती थी, अनेबल टू रिप्रोड्यूस। तो आगे लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, ये यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन था। तो उसके बाद ओपेरिन और फोक्स ने अपनी अपनी एक यहाँ पे राय रखी। ओपेरिन ने कहा, ओपेरिन ने जो है इसके बाद एक डेफिनेशन दी, माइक्रोस्कोपिक स्फेरिकल स्टेबल एंड मोटाइल एग्रीगेट्स। जो ये एग्रीगेट्स बने थे, इन एग्रीगेट्स में से जितने भी माइक्रोस्कोपिक स्फेरिकल स्टेबल और मोटाइल एग्रीगेट्स थे उनको जो है कोएसरवेट्स नाम दिया गया, कोएसरवेट्स नाम दिया गया। बाय ओपेरिन उसको कोएसरवेट्स नाम दिया। वहीं फोक्स ने इन्हीं तरह के एक और एग्रीगेट्स थे उसको माइक्रोस्फीयर्स नाम दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कोएसरवेट्स और माइक्रोस्फीयर्स दो तरह की यहाँ पे हमारी डेफिनेशन, दो तरह के यहाँ पे हमारे टॉपिक आते हैं छोटे छोटे। तो इनमें डिफरेंस क्या है, ओपेरिन ने कहा था इन्हें कोएसरवेट्स, वहीं फोक्स ने कहा था माइक्रोस्फीयर्स। दोनों अलग अलग थे, क्यों, क्योंकि जो कोएसरवेट्स हैं ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वहीं माइक्रोस्फीयर्स जो थे वो रिप्रोड्यूस कर सकते थे। तो यहाँ पे हमारा मेन बदलाव यहीं से स्टार्ट हो चुका था। जो रिप्रोड्यूस करने वाली हमारी आई थी, माइक्रोस्फीयर्स आए थे रिप्रोड्यूस करने वाली, ठीक है। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है। और एक बात और, जो माइक्रोस्फीयर्स थे इनके ऊपर जो है, इनकी जो मेम्ब्रेन थी वो लिपिड की बनी हुई थी। इनकी जो मेम्ब्रेन थी वो लिपिड की थी, लिपिड की मेम्ब्रेन थी इनके ऊपर, इसी वजह से वो प्रोड्यूस कर सकते थे। लेकिन कोएसरवेट्स के ऊपर जो है किसी तरह की लिपिड मेम्ब्रेन नहीं थी, इसी वजह से ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, ठीक है। ये बात हमें याद रखनी है, एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है ये माइक्रोस्फीयर्स और कोएसरवेट्स के बीच में। पहला स्टेप था हमारा कीमोजेनी, मतलब केमिकली। सेकंड स्टेप आया हमारा बायोजेनी, मतलब बायोजेनेटिकली, मतलब यहाँ पे जो है हमारे इस टाइम पे अब एंजाइम्स फॉर्म्ड हो चुके थे। एंजाइम मतलब प्रोटीन की ही बात हो रही है, ठीक है। एंजाइम डेवलप हो चुके थे, अब एंजाइम्स आ गए तो सारे न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक बेस, ये सब चीज़ों की फॉर्मेशन हो चुकी थी। तो इस वजह से अब यहाँ पे जो है हम DNA, RNA एंड प्रोटीन की सेंट्रल डोगमा वाली जो लाइन है वो हम यहाँ पे इजीली वेल डेवलप समझ सकते हैं कि यहीं से जो हमारे DNA RNA प्रोटीन की एक प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी थी। जैसे ही एंजाइम की फॉर्मेशन हुई और वही हमारी क्या कहलाती है, बायोजेनी, ठीक है। एंड हमें पता है कि प्रोटीन एंजाइम बात एक ही है। तो जो न्यूक्लिक एसिड्स थे और जो प्रोटीन्स थे या फिर एंजाइम्स, वो 2 इंडिपेंडेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है। पता होगा आपको बात ये। न्यूक्लिक एसिड जो है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि न्यूक्लिक एसिड्स हैं और जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स मतलब एंजाइम्स की बात कर रहे हैं, आर 2 दो इंडिपेंडेंट बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्राइम केमिकल कंपाउंड कहलाते हैं लाइफ के, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। और यही यहाँ से स्टार्ट हो चुके थे बनने। अब ये स्टार्ट हो गए तो इसका मतलब लाइफ स्टार्ट हो चुकी है। फिर यहाँ पे एक साइंटिस्ट आए, H.G. खुराना। H.G. खुराना का कहना था, उन्होंने ये प्रूफ करके दिखाया कि जो RNA है, RNA हमारा
हमारा प्राइमोर्डियल जेनेटिक मटेरियल है। मतलब जो फर्स्ट सेल्स थी वो आरएनए को एज जेनेटिक मटेरियल यूज़ करती थी बजाय कि डीएनए के। ठीक है, अब जैसे कि हमें पता चल चुका है कि डीएनए या आरएनए पहले आया एंड देन डीएनए आरएनए की फॉर्मेशन हो चुकी है, प्रोटीन्स फॉर्मेशन हो चुकी है, न्यूक्लिक एसिड्स की फॉर्मेशन हो चुकी है। तो उसके बाद धीरे धीरे एक सेल की फर्स्ट फॉर्मेशन हुई, फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हुई। कंप्लीट सेल नहीं है, सेल लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हुई जिसके पास डिवीज़न की पावर थी। विद पावर ऑफ डिवीज़न उसे कहा गया ई बायोन्स या फिर प्री सेल। वैसे तो प्रोटोबायोन्स जो है प्री सेल कहलाती है, लेकिन अगर अच्छी तरह अगर हम किसी चीज़ को अच्छी तरह एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, वेल डिफाइंड पढ़ेंगे, तो हमारी ई बायोन्स ही प्री सेल कहलाती है, क्योंकि वही फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर थी जिसके पास डिवीज़न ऑफ पावर थी। ठीक है, तो इसके बाद ई बायोन्स के बाद हमारी सारी सेल बननी स्टार्ट हो चुकी थी। तो इसके बाद हमारी सबसे पहले मोनेरन्स कह सकते हैं, फिर मोनेरास एंड प्रोटिस्टास की फॉर्मेशन हो चुकी थी। मोनेरास प्रोटिस्टा फॉर्मेशन, चूँकि हमें पता है मोनेरास जो है प्रोकैरियोट्स में है और प्रोटिस्टा जो है यूकैरियोटिक थे। ठीक है, तो इसके बाद सारी धीरे सेल की फॉर्मेशन होने लगी थी। देन प्रोटोजोआ बना, मेटाजोआ बना एंड धीरे धीरे होल लाइफ वर फॉर्म्ड। ठीक है, एंड देन इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो हमने अभी सब कुछ पढ़ा इन सब का जो है हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो हम कैसे माने कि ये सारा जो है सही है या गलत है। तो इसका एक प्रूफ दिया गया, वेल डिफाइंड इसका प्रूफ दिया गया एंड बिल्कुल परफेक्ट भी था वो प्रूफ। तो अब हम पढ़ेंगे आप इसको प्रूफ कैसे करें हम, क्या फिर इसका प्रूफ कैसे दिया गया कि ये जो चीज़ें हमें अभी हमने पढ़ी है कि लाइफ ऐसे ऐसे करके ओरिजिनेट हुई है, हम कैसे माने ये बात सही है। तो इसके प्रूफ दिया गया बाय, किसने दिया ये प्रूफ, मिलर एंड यूरे ने इसको जो है प्रूफ किया। और आपने ये पढ़ा भी है किसमें, स्टार्च नहीं, स्पार्क डिस्चार्ज ऑपरेटर्स, जो कि आप सब ने पढ़ा है, इजीली पढ़ा है और अच्छे तरीके से पढ़ा है आपने। और सब बहुत इजी है ये ऑपरेटर्स, और आपको काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। आपने शायद हो सकता है शायद इससे किसी लैब में से करवाया भी जाता हो स्पार्क डिस्चार्ज ऑपरेटर्स को। ये आपकी स्क्रीन पे ये देखिए, आप जहाँ भी आपको दिख रहा है ये फिगर देखिए, इस फिगर को आपने पहचान तो लिया ही होगा कि हम किसकी बात कर रहे थे। तो मिलर और यूरे ने इसको एक्सपेरिमेंट किया। इस पर इन्होंने क्या दिया, इन्होंने एक बड़ा सा ये फ्लास्क लिया, इस फ्लास्क के अंदर इन्होंने टंजस्टन इलेक्ट्रोड लगाई जिसके अंदर से स्पार्क डिस्चार्ज कराई। और जो फ्लास्क था उसके अंदर उन्होंने अमोनिया मीथेन एंड हाइड्रोजन ली। उसकी रेशो क्या रही इनकी, 2:1 की। मीथेन अमोनिया और हाइड्रोजन की रेशो 2:1 में उन्होंने लिया। एंड यहाँ पे पूरा आप सेटअप देख सकते हो कि किस तरह से हॉट वाटर आउट है एंड कोल्ड वाटर इन है। एंड आगे जाके एक और फ्लास्क है जहाँ पे बॉइलिंग वाटर है। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस के अंदर हमें ये पता चला, इस पूरी प्रोसेस में जब ये हुआ, इसको थोड़े दिन तक रखा गया, इसको बिजली प्रोवाइड की गई, इसको वोल्टेज प्रोवाइड की गई। देन यहाँ पे नोटिस किया गया कि यहाँ पे काफ़ी सारे तरह के अमीनो एसिड्स बन चुके थे। काफ़ी सारे तरह के अमीनो एसिड्स यहाँ पे देखे जा चुके, हम इजीली देख सकते थे इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। काफ़ी ज़्यादा अमीनो एसिड्स बन चुके थे। तो यहाँ पे हम ये वेल प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ, ये जो हमने अभी थ्योरी पढ़ी, मॉडर्न थ्योरी, वो बिल्कुल परफेक्ट है कि ऐसा हो सकता है कि जो इन्होंने कंडीशन हमारी अर्थ पे थे वो कंडीशन इन्होंने इस ऑपरेटर्स में दी, वो तो उससे हमारे सारे अमीनो एसिड्स बन चुके थे काफ़ी ज़्यादा, जैसे ग्लाइसिन, एलेनिन। तो यही सेम तरह का एक्सपेरिमेंट किसी और साइंटिस्ट ने किए, तो उन्होंने यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड, पिगमेंट, प्यूरिन, शुगर, इन सब चीज़ों की भी फॉर्मेशन कर दी। तो अब तो वेल प्रूफ हो चुका था कि ये जो है बिल्कुल वेल डिफाइंड है, जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं बिल्कुल सही है। इन सब जो हमने थ्योरी में जो कंडीशन पढ़ी है उन सभी कंडीशंस को अप्लाई करें तो हमें अमीनो एसिड, शुगर, इस चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रूफ। तो जैसे धीरे धीरे हमारी सेल्स बढ़ती गई, सेल्स बढ़ते बढ़ते तो धीरे धीरे अब यहाँ पे सेल में कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आती गई, वो एक छोटा सा टॉपिक है, कोग्नोजेनी। सी पार्ट है हमारा कोग्नोजेनी, जिसमें हम पढ़ते हैं डाइवर्सिफिकेशन कैसे। जो सबसे पहले सेल थी ना, मैं यहाँ पर आपको मोटा मोटा बताती हूँ कि जो सबसे पहले अर्लीस्ट सेल थी, सबसे पहले वाली, वो एनएरोबिक, प्रोकैरियोटिक एंड कीमो
हेटेरोट्रोफिक थी। जो सबसे पहले वाली सेल थी, अर्लियर सेल, वो एनारोबिक थी, प्रोकैरियोटिक थी एंड कीमो हेटेरोट्रोफिक थी, मतलब दूसरों से रेडीमेड फूड गेन करती थी। दूसरों से नहीं कहेंगे, सेल थी उस वक्त और कुछ तो था ही नहीं, तो वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से अपना खाना लेती थी। लेकिन धीरे धीरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ख़त्म होते गए, तो उसके बाद जो सेल हैं, फिर जो बीच की जो सेल आई, उन्होंने वो डेवलप, वो उन्होंने अपने आप को इवोल्व कर लिया, तो वो वहाँ पे अब बन गई थी, वो एनारोबिक की थी, प्रोकैरियोटिक की थी, लेकिन वो कीमो ऑटोट्रोफ बन चुकी थी, अपना खाना खुद बनाती थी। लेकिन खाना बनाएगी किससे? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का यूज़ कर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज़ करके वो अपना खाना बनाती थी। लेकिन वहीं फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी ख़त्म होते गए, तो एंड में जाके वो सेल कम्प्लीटली इवोल्व हो चुकी थी और वो अब एनएरोबिक, प्रोकैरियोटिक एंड फोटो ऑटोट्रोफ्स में चेंज हो चुकी थी। अब जो नई सेल्स बनी वो फोटो ऑटोट्रोफी कहलाई गई, मतलब वो लाइट की हेल्प से अपना खाना बना सकती थी। तो इस तरह से हमारी कंप्लीट इवोल्यूशन हुई, कीमोटोट्रोफिक एंड फोटो ऑटोट्रोफिक, एंड देन जाके हम जब धीरे धीरे जाके अब एरोबिक है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन धीरे धीरे जाके जैसे जैसे हमारा एनवायरनमेंट ऑक्सीडाइजिंग टाइप का होता गया, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट रिड्यूसिंग टाइप का था, तो धीरे धीरे जैसे जैसे एनवायरनमेंट ऑक्सीडाइजिंग टाइप का होता गया, क्योंकि फोटोट्रोफिक होने की वजह से यहाँ पे अब जो सेल है वो ऑक्सीजन को यूज़ करने लगी थी, ऑक्सीजन इवोल्व होने लगा था यहाँ पे। तो ऑक्सीजन इवोल्व होगा तो एनवायरनमेंट ऑक्सीडाइजिंग टाइप का हो गया। तो उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग टाइप का होने के बाद जो हमारी फर्स्ट सेल आई वो थी साइनो बैक्टीरिया। ये थे हमारे फर्स्ट सेल, फर्स्ट ऑक्सीजेनिक, ठीक है, जिसने कंप्लीट ऑक्सीजन में, जहाँ पे ऑक्सीजन का इवोल्व हुआ, एंड एरोबिक थी और फोटोट्रोफिक भी थी, ठीक है। फर्स्ट ऑक्सीजेनिक, एरोबिक एंड फोटोट्रोफिक हमारे कौन था? साइनो बैक्टीरिया था। तो यहाँ पे म्यूटेशन किस तरह से हुई है, यहाँ पे प्रोकैरियोट्स से हम यूकैरियोट्स तक आए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, की ओरिजिन, हमारी लाइफ किस तरह से ओरिजिनेट हुई। तो इन सब में एक चीज़ हमें अच्छे से पढ़नी है, एक तो ये वाली चीज़ें कि यहाँ पे सेल का इवोल्यूशन कैसे हुआ, सेल का डाइवर्सिफिकेशन कैसे हुआ, वहीं मिलर और यूरी ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो वाला, ठीक है गाइस। सो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।